हम कंटिन्यू कर रहे हैं डिस्कशन ऑफ द नर्वस सिस्टम विच इज़ अ पार्ट ऑफ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर ऑफ योर क्लास 10th बायोलॉजी। सो अब हम ये देखेंगे कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन आपके नर्वस सिस्टम का कैसे है, वो कौन कौन से लेवल हैं आपके नर्वस सिस्टम पे और उन पर कौन कौन से तरह के फंक्शंस जनरली रेगुलेट होते हैं। अगर आप ये देखें तो मैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जब ब्रेन का करूंगा या आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का करूंगा तो सबसे पहले जो लेवल लूंगा उसको हम कहेंगे स्पाइनल कॉर्ड लेवल, और उसके बाद मैं एक लेवल लूंगा उसे मैं कहूंगा लोअर ब्रेन लेवल, और उसके बाद एक लेवल लूंगा उसे मैं कहूंगा हायर ब्रेन लेवल। सो दिस इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। मैं कोई स्ट्रक्चर बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं केवल ये देख रहा हूं कि मैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। पहले पार्ट को मैंने कहा स्पाइनल कॉर्ड लेवल है, दूसरे पार्ट को मैंने कहा लोअर ब्रेन लेवल है, और तीसरे पार्ट को मैंने कहा हायर ब्रेन लेवल है। अब मैं ये देखना चाह रहा हूं कि इसमें किस तरह के फंक्शंस जनरली रेगुलेट होते हैं। जो आपका स्पाइनल कॉर्ड लेवल है यहां पर रेगुलेट होते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्सेस। जो रिफ्लेक्सेस हैं आपकी बॉडी के, वो रिफ्लेक्सेस कहां पर रेगुलेट होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड पे रेगुलेट होते हैं। इनको अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्स क्या है और किस तरह से स्पाइनल कॉर्ड पे रिफ्लेक्स क्या होते हैं, रेगुलेट होते हैं। लोअर ब्रेन लेवल पर आपकी बॉडी के सबकॉन्शियस फंक्शंस रेगुलेट होंगे। सबकॉन्शियस फंक्शंस में जैसे ब्लड प्रेशर, जैसे आपका रेस्पिरेशन, जैसे आपके गैस्ट्रिक सिक्रीशन, ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, ये ऑस्मो रेगुलेशन, बॉडी वाटर, यूरिनेशन, ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ से रेगुलेट होंगी? लोअर ब्रेन लेवल से होंगी। बॉडी के जो सबकॉन्शियस एक्टिविटीज़ हैं वो कहाँ से रेगुलेट होती हैं? लोअर ब्रेन लेवल से। और हायर ब्रेन इन्वॉल्व होगा इन द रेगुलेशन ऑफ द कॉन्शियस फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मैंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया 3 पार्ट में। सबसे नीचे वाले लेवल को मैंने कहा स्पाइनल कॉर्ड, यहां पर मैंने रेगुलेट किया रिफ्लेक्सेस। लोअर ब्रेन लेवल पर मैंने सबकॉन्शियस एक्टिविटीज, जैसे मैंने आपको बताया ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, स्वेलोइंग, वॉमिटिंग, ये सारी की सारी चीजें कहां से होती हैं? लोअर ब्रेन लेवल से। और जो आपके कॉन्शियस फंक्शंस हैं वो कहां से होते हैं? हायर ब्रेन लेवल से होते हैं। सबसे पहले जो हम चीज कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर आप ये समझिए कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, अगर मैं उसका एक कट सेक्शन बनाऊं, आई एम ट्राइंग टू मेक अ कट सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का जो कट सेक्शन है वो कुछ इस तरह का आता है। दिस इज द शेप ऑफ द कट सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। हमने क्या किया है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, उसको ऐसे काटा है और मैं इसका आपको कट सेक्शन ऊपर से दिखा रहा हूं, और इस तरह की चीज को आपने क्या कहा है? स्पाइनल कॉर्ड। और ये मैं थोड़ा बेटर डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। इस तरह से एक टिपिकल स्पाइनल सेगमेंट कट सेक्शन में दिखाई देगी। इसके अंदर एक कैनाल है, इसके अंदर एक कैनाल है, उस कैनाल के अंदर एक फ्लूइड भरा होगा जो हम बाद में देखेंगे। उस फ्लूइड को हम कहते हैं CSF। कट सेक्शन में बीच में आपको दिखाई देगी सेंट्रल कैनाल। अब मैंने आपको जब न्यूरॉन पढ़ाया था, मैंने न्यूरॉन में आपसे ये कहा था कि न्यूरॉन की एक सेल बॉडी होती है और एक एक्सॉन होता है। नर्वस सिस्टम का वो वाला पार्ट जहां पर कंसंट्रेशन सेल बॉडी की ज्यादा हो उसे हम कहते हैं ग्रे मैटर, उसे हम कहते हैं ग्रे मैटर। और जहां पर एक्सॉन्स ज्यादा हो उसे हम कहते हैं वाइट मैटर। ये छोटी छोटी बात आप समझिए, जहां पर सेल बॉडी ज्यादा होगी उसे आप कहेंगे ग्रे मैटर, और जहां पर एक्सॉन्स ज्यादा होंगे उसे आप कहेंगे वाइट मैटर। और स्पाइनल कॉर्ड में आप ये देखेंगे कि ग्रे मैटर अंदर की तरफ है, इट इज लाइक अ बटरफ्लाई। आप ये देख रहे हैं, ये बटरफ्लाई की तरह अंदर ग्रे मैटर है, और बाहर की तरफ क्या है? वाइट मैटर है। बाहर की तरफ क्या है? वाइट मैटर है। प्लीज ये अंडरस्टैंड कीजिए कि ये कट सेक्शन है, ये वाली साइड डॉर्सल है, या इसको हम कई बारी पोस्टीरियर भी कह देते हैं, और ये वाली साइड वेंट्रल है जिसको हम कई बारी एंटीरियर भी कह देते हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूं, कट सेक्शन में ग्रे मैटर बीच में, वाइट मैटर बाहर की तरफ। और ये जो ग्रे मैटर आप देख रहे हैं, ये ग्रे मैटर के आप देख रहे हैं हॉर्न्स, इनको हम कहते हैं हॉर्न्स। आप हायर क्लासेस में सीखेंगे कि इन हॉर्न्स का एक्चुअल नाम क्या है। मैं केवल जस्ट आपको बहुत एलिमेंट्री इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर रहा हूं टू द एनाटमी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और इस स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ आप जानते हैं वर्टिब्रा होगा। दैट मीन्स आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आपका जो वर्टिब्रा है उसके बीच में क्या रन करती है? स्पाइनल कॉर्ड। और जो वर्टिब्रल कॉलम है वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। इसका मतलब ये कट सेक्शन में चारों तरफ क्या आ गया? वर्टिब्रा आ गया।
अब आप ये देखिए कि जो हॉर्न है ग्रे मैटर के, इससे निकलती है रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व। तो ये डॉर्सल रूट हो गई, ये वेंट्रल रूट हो गई। सो हमने बाहर निकाली क्या चीज? रूट। ये रूट है कौन सी? डॉर्सल। ये रूट कौन सी है? वेंट्रल रूट है। ये आपको समझ में आ गया। और ये दोनों रूट्स मिलकर के बनाती हैं स्पाइनल नर्व। और एक स्पाइनल नर्व इस तरफ निकलेगी और दूसरी स्पाइनल नर्व इस तरफ निकलेगी। सो प्लीज अंडरस्टैंड, हम कट सेक्शन किसका देख रहे हैं? स्पाइनल कॉर्ड का। उसके अंदर हमने देखा है ग्रे मैटर। ग्रे मैटर के इन एक्सटेंशंस को हॉर्न कहते हैं। ये हॉर्न डॉर्सल हॉर्न है, ये हॉर्न वेंट्रल हॉर्न है। इनसे निकल रही हैं रूट्स ऑफ द स्पाइनल नर्व। रूट्स ऑफ द स्पाइनल नर्व मिलकर के बनाती हैं स्पाइनल नर्व। और स्पाइनल नर्व थोड़ा आगे आकर के डिवाइड हो जाता है दो ब्रांचेज में, जिन्हें हम रैमस कहते हैं। सो ये जो है रैमस हो गया, ये डॉर्सल रैमस हो गया और ये वेंट्रल रैमस हो गया। So this is how the spinal cord cut section looks like. So please understand my point. मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड को कट करता हूँ तो एक स्पाइनल नर्व इस जगह ऐसे निकल रही होगी, एक स्पाइनल कॉर्ड इस तरह से। सो पूरे स्पाइनल लेवल पर आपको बहुत सारी क्या निकलती हुई दिखाई देंगी? स्पाइनल नर्व्स निकलती हुई दिखाई देंगी। There are actually 31 pairs of the spinal nerves in human beings. So human beings में जो नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स है वो एक्चुअली नंबर कितना है? 31 पेयर है। आप ये बात समझ गए होंगे कि यहां से मुझे अगर कोई इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना है तो मैं यहां से रिसेप्टर से, एक आपको मैंने बताया था आफरेंट पाथवे होगा, और वो आफरेंट पाथवे कहां तक पहुंचेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पहले क्या कहां पहुंचेगा? आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंचेगा। बहुत कम चीजें डायरेक्टली किस में जाएंगी? ब्रेन में जाएंगी। ज्यादातर चीजें आपने देखा कहां जानी है? स्पाइनल कॉर्ड में। पेरीफ्री से जब भी रिसेप्टर जाएगा, सो पेरीफ्री से जब भी रिसेप्टर आएगा तो वो कहां पहुंचेगा? आपके स्पाइनल कॉर्ड पे। और फिर स्पाइनल कॉर्ड से चीजें कहां जाएंगी? ऊपर जाएंगी। इस चीज को हम इस तरह से और समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये ब्रेन है और ये ब्रेन के बाद में ये स्पाइनल कॉर्ड है और यहां पर कोई रिसेप्टर है। आपने इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया और ये इंफॉर्मेशन मुझे यहां सेरिब्रम तक पहुंचानी है। इस जगह तक कहां पहुंचानी है? इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है। तो मैं कैसे पहुंचाऊंगा कि इस रिसेप्टर से मेरा एक आफरेंट पाथवे होगा जिसे आप कहते हैं सेंसरी पाथवे। वो सेंसरी पाथवे पहले कहां तक पहुंचेगा? उस स्पाइनल सेगमेंट तक पहुंचेगा जो कि कॉरस्पॉन्डिंग है टू द लोकेशन ऑफ द रिसेप्टर। सो सबसे पहले आपने ये बात कहां तक पहुंचा दी? स्पाइनल कॉर्ड तक। और स्पाइनल कॉर्ड से ये बात फिर कहां जाएगी? ऊपर जाएगी। सो ये बात मुझे समझ में आ रही है कि किस तरह से मेरी पेरीफ्री के रिस्पांस, पेरीफ्री के जो स्टिमुलस है वो कहां तक पहुंचते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी ब्रेन तक पहुंचाने के लिए ज्यादातर चीजों को किसका इंपॉर्टेंट रोल है? स्पाइनल कॉर्ड का रोल है। मान लीजिए आपने इस चीज को, मान लीजिए जो स्टिमुलस इस रिसेप्टर से आया और वो रिसेप्टर से स्टिमुलस आपने यहां भेज दिया और जो एक्शन प्लान हो रहा है वो इसको करना है। सो हो सकता है कि ये ब्रेन जो है वो अपनी इनपुट फिर कहां तक पहुंचाए? इसी स्पाइनल कॉर्ड लेवल तक पहुंचाए। और वहां से क्या शुरू होगा? एक इफरेंट पाथवे शुरू होगा जिसे आप मोटर पाथवे कहते हैं। और वो मोटर पाथवे किस तक पहुंचेगा? इफेक्टर तक पहुंचेगा और इफेक्टर अपना डिजायर्ड रिजल्ट करेगा। जरूरी नहीं है कि इफेक्टर और रिसेप्टर एक ही स्पाइनल सेगमेंट पे हो सकता है, ये इफेक्टर कहीं और भी प्रेजेंट हो। सो प्लीज अंडरस्टैंड किस तरह से ये आपका ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। फिर हम देख रहे हैं कि पेरीफ्री पे रिसेप्टर है जिसे मैंने स्टिमुलेट किया, वहां से आफरेंट या सेंसरी पाथवे उसको कहां तक ले गया है? स्पाइनल कॉर्ड के लेवल तक ले गया है। और स्पाइनल कॉर्ड लेवल से ये इंफॉर्मेशन कहां जा सकती है? ब्रेन पर। और कहां आ सकती है? नीचे आ सकती है। सो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब मैं ये कह रहा हूं कि हम जो है खतरे को अवॉइड करने के लिए इवॉल्व हुए हैं। सो बेसिकली हमारी एक टेंडेंसी ये होती है कि हम किसी भी खतरे से अपने आप को बचाते हैं। कई बारी कुछ एक्शंस हमारे बड़े रिडिकुलस लगते हैं लेकिन वो हमारी बॉडी में स्टीरियोटाइप्ड है। हमने उनके बारे में सोचा नहीं है, हमने किसी तरह से अपनी बॉडी को बचाने का काम किया है। मैं बड़ा सिंपल आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आप कार में बैठ के कहीं जा रहे हैं और रोड पर एक इस तरह का बैरियर लगा हुआ है। आपकी कार उसके नीचे से निकल जाएगी लेकिन वो बैरियर काफी नीचे है।
सो आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप बैरियर के नीचे से निकलते हैं तो कार के अंदर बैठने के बावजूद आप सिर नीचे कर लेते हैं। सो ये जो सिर नीचे कर लेते हैं उसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपकी बॉडी के अंदर एक ऑटोमेटिक एक्शन है। ये ऑटोमेटिक एक्शन आपको ये दिखा रहा है कि किस तरह से आप इवॉल्व हुए हैं डेंजरस चीजों को क्या करने के लिए, डेंजरस चीजों को अवॉइड करने के लिए। और इस तरह की एक्टिविटीज को हम रिफ्लेक्सेस कहते हैं, और ये रिफ्लेक्सेस कोऑर्डिनेट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे। सो प्लीज अंडरस्टैंड, टू द बिगनर्स ऑफ द बायोलॉजी स्टूडेंट्स, व्हाट आई एम सेइंग दैट रिफ्लेक्स इज एन ऑटोमेटेड process, it is an automated response. No, I'm not saying automatic, I am saying it is an automated response where the body acts very quickly, not using lot of the pathways in your brain। ज़्यादातर केसेस में ब्रेन का बहुत ज़्यादा इनपुट नहीं होगा, और डायरेक्टली एक जो आफ्रेंट पाथवे है वो स्टिमुलेट करेगा इफरेंट पाथवे को, ताकि एक्शन बहुत तेजी से हो जाए, क्योंकि आपकी जो थिंकिंग होती है, आपकी जो प्रोसेसिंग होती है, आपका जो सोचने वाला जो काम होता है वो कई बारी स्लो होता है, और कुछ सिचुएशंस में ये स्लोनेस नुकसानदायक हो सकती है। इसीलिए इन जगह पर हम करते हैं रिफ्लेक्सेस। और फिर मैं आपको यही बता रहा हूं कि ये रिफ्लेक्सेस हमारे किस लिए है, कि हम जो है अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करें। मान लीजिए आपकी मदर ने आपसे ये कहा कि गैस पर कोई चीज़ रखी है, उसे उतार के नीचे रख दो, और ये नहीं बताया कि वो बहुत गर्म है। आप गए, आपने जाकर के उसको उठाया, उस यूटेंसिल को उठाया, और वो बहुत गर्म है। बताइए क्या होगा? एकदम वो आपके हाथ से छूट जाएगा। तो छूट जाएगा, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी बॉडी की पेरिफ्री से एकदम ये सेंसेशन गई कि ये चीज़ बहुत गर्म है, और ब्रेन को अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से ये पता है, आपके नर्वस सिस्टम को, कि इस तरह की एक्टिविटी बहुत नुकसानदायक हो सकती है। तो फटाफट आपको अपनी बॉडी को क्या करना है, आपने कुछ मसल्स को क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट, कुछ को रिलैक्स करना है, ताकि ये आपका क्या हो जाए, छूट जाए। सो जैसे ये छूट गया, बहुत अच्छी बात है। छूटने के बाद में आप 3-4 कदम पीछे जाते हैं। जब 3-4 कदम पीछे जाते हैं, तो पीछे जाने के बाद में, हालांकि शायद उसकी जरूरत ज्यादातर केसेस में नहीं थी, आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं इसे एक विड्रॉल रिफ्लेक्स कह रहा हूं। इसका मतलब यह है कि बॉडी एक ऐसे स्टिमुलस से जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, पूरा का पूरा अपने आप को विड्रॉ करती है। और जब आपको यह लग जाएगा कि आप बहुत सेफ डिस्टेंस पे पहुंच गए हैं, इस चीज से काफी दूर आ गए हैं, जब आपको यह पता चल जाएगा, अब तक आपकी ब्रेन समझ जाएगा कि आप सेफ्टी में पहुंच गए हैं, तब आप चिल्लाना शुरू करेंगे, तब आप कूदना शुरू करेंगे, और अपनी मदर को कहेंगे कि आपने बताया क्यों नहीं था कि ये गर्म है। शायद तब नहीं आप करेंगे इस काम को, पीछे आकर के करेंगे। सो मेरा मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो ऑर्डेन, जो हमारे अंदर जो घुसे हुए हैं, ये जो रिफ्लेक्सेस हैं, ये इवोल्यूशन में नेचर ने सेलेक्ट किए हुए हैं। ये सारे के सारे रिफ्लेक्सेस हम उन जगह पर करते हैं जहां पर सिचुएशंस खतरनाक हैं और ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, और किसी भी नॉक्शियस स्टिमुलस, किसी भी ऐसे स्टिमुलस के लिए जो पोटेंशियली हैजार्डस या आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, उसके लिए एक्शन, एक स्टीरियोटाइप्ड एक्शन, एक ऑटोमेटेड एक्शन, जितना जल्दी से जल्दी हो जाए उतना हो जाए। और फिर मैंने आपसे कहा कि ये रिफ्लेक्सेस कहाँ पर कोऑर्डिनेट होंगे? ये रिफ्लेक्सेस कोऑर्डिनेट होंगे स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर। और इसमें मैंने आपसे देखा कि जो आफ्रेंट पाथवे आएगा, जो मैंने आपको बताया था, वो डायरेक्टली स्टिमुलेट करेगा इफरेंट पाथवे को, और बीच में जो इंटरमीडिएट चीजें हैं, जनरली आप इनको अवॉइड करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। सो दैट मीन्स हम इस डायग्राम में ये सोच सकते हैं कि रिफ्लेक्स जो कोऑर्डिनेट होगा, कहां पर कोऑर्डिनेट होगा, आपके स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर। उसमें जो आफ्रेंट पाथवे है वो किसी तरह से डायरेक्टली स्टिमुलेट कर सकता है किसको, इफरेंट पाथवे को, ताकि ये इंटरमीडिएट चीज की ज़्यादा जरूरत ना हो। मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, आई एम नॉट सेइंग कि रिफ्लेक्सेस में लर्निंग इन्वॉल्व नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दैट द ब्रेन मे नॉट हैव एनी रोल टू प्ले इन द रिफ्लेक्सेस। द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ दिस रिफ्लेक्सेस यू विल लर्न इन हायर क्लासेस, बिकॉज आई एम टीचिंग क्लास 10 स्टूडेंट्स। सो एलिमेंट्री लेवल पर आप ये समझिए कि जो मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्सेस हैं, उसमें सेंसरी पाथवे और मोटर पाथवे के बीच में करीब एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा, ताकि जैसे ये इंफॉर्मेशन यहां पहुंचे, वैसे ये इंफॉर्मेशन किस तक पहुंच जाए, इफेक्टर तक, और इफेक्टर इस रिस्पॉन्स को टैकल करने के लिए जो डिजायर्ड एक्शन है उसको बहुत जल्दी क्या करे, एग्जीक्यूट कर दे। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो मेरी स्पाइनल कॉर्ड है, इस स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही मेरे आफ्रेंट और इफरेंट पाथवे क्या होंगे आपके ऑर्गेनाइज्ड होंगे। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपकी बॉडी की हम एक डायग्राम भी दिखाएंगे, एक स्किन है।
सो इस डायग्राम को मैं पहले दिखाता हूं और फिर इस डायग्राम को देखने के बाद में आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल। आप देखिए किस तरह से रिसेप्टर और इफेक्टर स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं, मान लीजिए ये वो पार्ट है स्किन का जहां पर आपने पिन चुभोया। सो आपने पिन चुभोया तो यहाँ पर आपने स्टिमुलेशन दिया, तो ये जो आपका जो रिसेप्टर होगा, यहाँ पर पेन का रिसेप्टर होगा, उस रिसेप्टर से आप देख रहे हैं ये आफरेंट पाथवे है, ये सेंसरी न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन या इसे कहते हैं आफरेंट न्यूरॉन। ये उस रैमस से कनेक्टेड होगा जिस तरफ ये है। तो जिस तरफ ये डॉर्सल साइड है तो ये डॉर्सल रैमस से स्पाइनल नर्व में आया, और जो सेंसरी न्यूरॉन है वो स्पाइनल कॉर्ड में हमेशा डॉर्सल रूट से एंटर करते हैं। सो सेंसरी न्यूरॉन्स ऑलवेज एंटर थ्रू दी डॉर्सल रूट। सो आपने ये देखा ये कहाँ चले गए, डॉर्सल रूट में। इसमें एक ही इंटरकनेक्टिंग न्यूरॉन है जिसे हमने कहा इंटरन्यूरॉन, और उसने स्टिमुलेट कर दिया मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन हमेशा किससे बाहर निकलते हैं, वेंट्रल रूट से, और ये फिर आए स्पाइनल नर्व में, और आकर के उन्होंने देख रहे हैं ये इफेक्टर, और ये इफेक्टर यहाँ पर देखेंगे आप तो लिखा होगा मसल। सो उसको क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और आप अपने हाथ को खींच लेंगे। सो ये जो चीज देख रहे हैं इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। इस चीज को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अगर इस डायग्राम को देखिए, बहुत खूबसूरत डायग्राम है जो मैंने आपको बताया था। कट सेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का, स्पाइनल कॉर्ड में डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, और जैसा मैंने आपसे कहा था ग्रे मैटर अंदर की तरफ है, बटरफ्लाई शेप में या कई बार एच शेप में कह देते हैं इसको। और ये जो जगह देख रहे हैं ये सेंट्रल कैनाल है, और ये अंदर ग्रे मैटर है, ये ग्रे मैटर है। बाहर जो येलोइश कलर में है, जो ये जो है आपका वाइट मैटर है, यहाँ पर एक्सॉन्स ज़्यादा होंगे और यहाँ पर सेल बॉडी ज़्यादा होगी। इसके बाद में हमने ये कहा था ये हॉर्न्स हैं, डॉर्सल हॉर्न, ये वेंट्रल हॉर्न, इनसे निकली ये रूट आप देख रहे हैं, ये डॉर्सल रूट है, ये कौन सा है, वेंट्रल रूट है। दोनों रूट ने मिलकर के बनाया स्पाइनल नर्व, और स्पाइनल नर्व आगे जाकर के डिवाइड हो जाएगी दो रैमस में। और ये रिफ्लेक्स आर्क शुरू हुई है कहाँ से, रिसेप्टर से। रिसेप्टर से एक आफरेंट पाथवे है, स्पाइनल कॉर्ड की एक पर्टिकुलर लेवल है, बीच में इंटरन्यूरॉन हो सकता है, और उसके बाद में ये साइनैप्स कर रहा है किससे, मोटर न्यूरॉन से, और आर्क को खत्म करते हुए ये इफेक्टर या मोटर न्यूरॉन है जो कि किस तक आ रहा है, इफेक्टर तक आ रहा है। सो आप देख रहे हैं इस कंप्लीट सर्किट को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। सो दिस कंप्लीट सर्किट इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्स आर्क। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। आपके स्कूल के एग्जाम्स में जब ये बनाने आए तो आप पहले एक कट सेक्शन बनाइएगा स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल कॉर्ड का जिस तरह से आपने रूट और रैमस बनाना है, पेरिफेरी में क्या बनाइए, रिसेप्टर। रिसेप्टर को इस स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कीजिए एक आफरेंट पाथवे से, इनके बीच में एक इंटरन्यूरॉन बना सकते हैं। जरूरी नहीं है, कुछ रिफ्लेक्स ऐसे हैं जिसमें इंटरन्यूरॉन नहीं होता, मैं आपको उसका एक एग्जांपल बताऊंगा। और उसके बाद में आपने वेंट्रल रूट से इफेक्टर तक इस सर्किट को कंप्लीट करना है, और इसीलिए हम इसे कह रहे हैं अ रिफ्लेक्स आर्क शोइंग द पाथ ऑफ अ स्पाइनल रिफ्लेक्स। स्पाइनल रिफ्लेक्स का मतलब ये हो गया कि दैट दिस रिफ्लेक्स इज रेगुलेटेड एट द लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। सो आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। सो अब इस डायग्राम को हम यहां बनाने की कोशिश करते हैं। सो हमने ये कहा कि ये आपकी स्किन है, और इस स्किन से हमने कहा कि आपने कनेक्ट किया है रिसेप्टर को किससे, आफरेंट न्यूरॉन से। सो ये न्यूरॉन कौन सा है, आफरेंट, जो मैं ब्लू कलर में बना रहा हूं ये आफरेंट है। और आप जानते हैं आफरेंट को हम कहते हैं सेंसरी, आफरेंट को हम कहते हैं सेंसरी। और सेंसरी जो न्यूरॉन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जैसा मैंने आपसे बताया, हमेशा डॉर्सल रूट से एंटर करेगा। सो डॉर्सल रूट इज ऑलवेज सेंसरी। यहाँ पर एक हम बना सकते हैं इंटरन्यूरॉन, जैसा मैंने आपसे कहा था कि जरूरी नहीं है इंटरन्यूरॉन हो, अल्टीमेटली ये साइनैप्स करेगा और स्टिमुलेट करेगा मोटर न्यूरॉन को। और जो मैं रेड कलर में बना रहा हूँ ये मोटर या इफरेंट न्यूरॉन है, और ये मोटर या इफरेंट न्यूरॉन आपके किस तक आ रहा है, ये आपके आ रहा है इफेक्टर तक। और यहां पर ये मान लीजिए मसल है। सो इस मसल में, इस जगह को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और ये आकर के इस मसल को क्या करेगा, स्टिमुलेट। इस पाथवे को हमने कहा है मोटर या इफरेंट पाथवे। और जो चीज मैंने आपके सामने बनाई है इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, जिसमें रिसेप्टर, आफरेंट पाथवे,
central nervous system, the efferent or the motor pathway and the effector. I hope this thing is absolutely clear. तो होगा ये कि आप जैसे ही पिन चुभोएंगे वैसे ही आप हाथ को खींच लेंगे. सो इसमें हुआ क्या है, यहाँ से रिसेप्टर, आपने पिन चुभोया, रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड तक गई, स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स को इंफॉर्मेशन आई और आपने अपने हाथ को क्या कर लिया, खींच लिया. सो दिस इज हाउ द रिफ्लेक्स ऑपरेट इन द ह्यूमन बॉडी. सो एक और रिफ्लेक्स के बारे में आपको बताते हैं. सो वन मोर रिफ्लेक्स दैट we are going to show you would be the stretch reflex. So stretch reflex में कई बारी क्या होता है कि आप अगर ये, इसे हम पटेलर रिफ्लेक्स भी कहते हैं. सो पटेलर रिफ्लेक्स में होना ये है कि जैसे ही डॉक्टर अगर एक इस तरह से हैमर को हिट करेगा तो आपका पैर ऐसे जाएगा. सो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप मसल को स्ट्रेच करते हैं तो मसल रिस्पॉन्ड्स बाय कॉन्ट्रैक्शन. सो दिस इज अ वेरी फेमस रिफ्लेक्स विच इज कॉल्ड एज द स्ट्रेच रिफ्लेक्स. इस रिफ्लेक्स के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. एक और रिफ्लेक्स का डायग्राम हम देखते हैं, जो रिफ्लेक्स बड़ा फेमस रिफ्लेक्स है और कोऑर्डिनेट होता है स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर. इस रिफ्लेक्स को हम कहेंगे स्ट्रेच रिफ्लेक्स. इस रिफ्लेक्स को हम कहेंगे स्ट्रेच रिफ्लेक्स. और स्ट्रेच रिफ्लेक्स में हम ये देखेंगे कि जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स है इसे आप एक और रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं. इसे आप कहते हैं मसल स्पिंडल रिफ्लेक्स. मसल स्पिंडल रिफ्लेक्स. इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स. इसको मैं बहुत तेज़ी से डायग्राम यहाँ पर पहले बनाता हूँ और फिर आपको एक बढ़िया डायग्राम मैं दिखाऊंगा समझाने के लिए. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, आई एम ट्राइंग टू मेक अ रिफ्लेक्स आर्क फॉर अ मसल स्पिंडल रिफ्लेक्स एंड मसल स्पिंडल रिफ्लेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्ट्रेच रिफ्लेक्स. सो हम तेज़ी से डायग्राम बनाते हैं. अब की बार आई एम मेकिंग जस्ट एन हेमी सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. आप जानते हैं दूसरी तरफ का मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है. यहाँ से निकली आपकी रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व और दोनों रूट ने मिलकर के आपने देखा क्या बनाया, स्पाइनल नर्व. और स्पाइनल नर्व जाकर के डिवाइड हुई एक डॉर्सल और वेंट्रल रेमस में. अब हम ये कह रहे हैं कि स्ट्रेच रिफ्लेक्स का मतलब ये है कि जैसे ही आप मसल को स्ट्रेच करेंगे वो रिस्पॉन्ड करेगी कॉन्ट्रैक्शन से. सो यहाँ पर एक मसल है, इस मसल के अंदर एक रिसेप्टर होगा. इस रिसेप्टर को आप कहते हैं मसल स्पिंडल. इस रिफ्लेक्स इस रिसेप्टर को आपने क्या कहा, मसल स्पिंडल. ये जो मसल स्पिंडल जो रिसेप्टर है ये जज करता है कि मसल की लेंथ चेंज हो रही है और चेंज भी हो रही है और कितनी तेजी से हो रही है. सो दैट मींस द मसल स्पिंडल इज अ रिसेप्टर दैट जजेस द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मसल एज वेल एज द चेंज इन द लेंथ. सो चेंज इन लेंथ एंड द रेट ऑफ दैट चेंज. प्लीज अंडरस्टैंड, मसल जब पुल होती है, मसल की जो स्ट्रेच होती है वो बड़ी खतरनाक इंजरी होती है. बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन के आपको एग्जाम्पल्स पता होंगे जिनको जो मस्कुलर इंजरी की वजह से जिनके बड़े प्रॉमिसिंग कैरियर से एकदम क्या हुए हैं, खराब हुए हैं. सो इस तरह की इंजरी को अगर मसल स्ट्रेच हो रही है तो बहुत तेजी से ठीक करने की जरूरत है. और इसका मतलब अगर मसल खतरनाक तरीके से स्ट्रेच हुई है तो एकदम क्या होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए. अब आप समझ गए होंगे कि ये क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्स होना चाहिए. इस रिफ्लेक्स में एक बढ़िया बात यह है कि जो रिसेप्टर है वो भी इसी मसल में होगा और इफेक्टर भी यही मसल होगी. ये बात आपको समझ में आ गई क्योंकि मैं इसी मसल को स्ट्रेच कर रहा हूं और यही मसल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी. सो इसका मतलब ये हुआ कि रिसेप्टर भी यहां होना चाहिए और मैंने आपसे कहा इफेक्टर भी यही मसल होनी चाहिए. सो इसका सर्किट कैसा बनेगा, सो हमने ये कहा कि ये जो मसल स्पिंडल है इससे शुरू होगा आफ्रेंट पाथवे. आफ्रेंट पाथवे आप देख रहे हैं आपकी बार वेंट्रल रेमस है क्योंकि मेरी मसल वेंट्रल साइड में है. वो किस में आ गई है, आपकी स्पाइनल नर्व में. और ये हमेशा एंटर करेगी किससे, डॉर्सल रूट से. और वो जाकर के कहां पर खत्म हो गया, ग्रे मैटर में, स्पाइनल कॉर्ड पे. और ये वाला जो रिफ्लेक्स है इसको हम कहते हैं मोनोसाइनेप्टिक. मोनोसाइनेप्टिक का मतलब है एक ही साइनैप्स. दैट मींस एक ही केमिकल साइनैप्स होगा और वो केमिकल साइनैप्स होगा इस आफ्रेंट न्यूरॉन और एक इस इफरेंट या मोटर न्यूरॉन के बीच में. और इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इसमें कितनी ज्यादा अर्जेंसी है. यहां पर मैं इंटर न्यूरॉन्स का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं और सेंसरी न्यूरॉन सीधा साइनैप्स कर रहा है किससे, मोटर न्यूरॉन से. और ये जो मोटर न्यूरॉन है ये बाहर निकल रहा है किससे, वेंट्रल रूट से. और ये अल्टीमेटली ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे इसने स्टिमुलेट किया. तो इस रिफ्लेक्स में होगा ये कि जैसे ही आप इस मसल को पुल करेंगे ये इंफॉर्मेशन यहां पहुंचेगी और ये इंफॉर्मेशन स्टिमुलेट करेगी मोटर नर्व को और मोटर नर्व स्टिमुलेट करेगी मसल को और मसल एकदम क्या कर जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी. इसीलिए इस रिफ्लेक्स को हम क्या कहते हैं, मसल स्पिंडल या स्ट्रेच रिफ्लेक्स. सो लेट अस लुक एट अ वेरी वेरी गुड डायग्राम एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू अगेन. सो अगर आप ये देखें कि मसल स्पिंडल या स्ट्रेच रिफ्लेक्स को क्लिनिकली देखने के लिए हम करते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज द नी जर्क.
इस ये जो आपको सर्किट दिखाई दे रहा है, ये सर्किट दिखाई दे रहा है नी जर्क का, या इसे पटेलर रिफ्लेक्स भी कहते हैं। सो ये जो यहाँ पर एक आपकी बोन होती है, ये नी है आपकी बॉडी की, यहाँ पर एक बोन होती है, उस बोन को हम कहते हैं पटेला या नी कैप। उसके नीचे के टेंडन को जैसे ही डॉक्टर्स के पास आपने देखा होगा, एक इस तरह का हैमर होता है जिसके ऊपर ये वेज शेप्ड आप देख रहे हैं, एक रबड़ का वेज शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, और वो जैसे ही स्ट्राइक करते हैं किसको, इस पर्टिकुलर टेंडन को, आप देख रहे हैं ये टेंडन को क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, तो एकदम क्या होगा कि ये आपका जो पैर है ये आगे की तरफ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज नी जर्क, देयर विल बी जर्क मूवमेंट। सो दैट मीन्स अब इसका सर्किट ये समझते हैं कि ये यहां पर आप देख रहे हैं कि ये क्या है, आपका वो रिसेप्टर है जिसकी मैं बात कर रहा था। इस रिसेप्टर से ये जो डॉर्सल रूट है उससे आपने जाकर के सीधा किसको स्टिमुलेट किया, इस वाले पाथवे में आप देख रहे हैं, इसी मसल के पाथवे में मैंने इंटरन्यूरॉन यूज नहीं किया है, और ये इफरेंट पाथवे है जिसने आकर के इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, और ये हो सकता है ये दूसरी जगह भी जा रहा हो। लेकिन ये सर्किट समझिए, रिफ्लेक्स आर, ये स्पिंडल से आपका जो आफ्रेंट पाथवे है वो ग्रे मैटर में आया, और इफरेंट पाथवे ने आकर के इस मसल को स्टिमुलेट कर दिया। इस पर्टिकुलर रिफ्लेक्स को हम कहते हैं नी जर्क। ये नी जर्क डॉक्टर्स यूज करते हैं टू सी वेदर दी रिफ्लेक्स इज एट द स्पाइनल कॉर्ड, वेदर द स्ट्रेच रिफ्लेक्स इज वर्किंग फाइन और नॉट। सो आपको ये समझ में आ गया कि एक इस तरह का हैमर होगा, मैं इस चीज़ को हैमर की तरह इस्तेमाल करता हूँ। सो डॉक्टर्स क्या करेंगे, ये पटेला बोन है, इसके नीचे हिट करेंगे और ये पैर ऐसे जाएगा। तो मैं थोड़ा एक्सेजरेट कर रहा हूँ, लेकिन आप समझ गए होंगे, आपको समझाने के लिए, जैसे ही वो इसको हिट करेंगे ये थोड़ा सा आगे जाएगा। इस चीज़ को हम कहते हैं नी जर्क, और इस नी जर्क से हम देखते हैं कि स्ट्रेच रिफ्लेक्स ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई, आपको वो समझ में आ गया कि इसमें हम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इन कोऑर्डिनेट्स को हम इन एक्शंस को हम कहते हैं रिफ्लेक्सेस। ये रिफ्लेक्सेस आपकी बॉडी में इसलिए बने हुए हैं ताकि नॉक्शियस स्टिमुलस से जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करके आप अपने आप को सेफ्टी तक ले जाएं, और इन ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेस को, जिनको हम रिफ्लेक्सेस कहते हैं, इन सबको हम कोऑर्डिनेट करते हैं किस पर, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। In the next video we will study about the lower brain, जो मैं फंक्शनल एस्पेक्ट बता रहा हूँ लोअर ब्रेन का, और हम ये देखेंगे कि उस लोअर ब्रेन पे किस तरह से आपकी बॉडी की सबकॉन्शियस एक्टिविटीज रेगुलेट होती हैं।